ऑलराइट वी तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 3 का एपिसोड 2। तो देखो यार, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में यार, मेरे कॉलेज के भी मसले रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो गए, ठीक है, मेरी क्लासेस, और वहाँ से आने के बाद ना मैं डायरेक्ट ही सो जाता हूँ। तो चलो इन सारी बातों को इग्नोर करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यहाँ पर टोमन की मीटिंग का सीन दिखाते हैं और यहाँ पर ताकेमिची ये सोचता है क्या ये सब जो हो रहा है ये भी किसाकी के प्लान का हिस्सा है, क्या हम सब अभी भी किसाकी के प्लान के इशारों पर नाच रहे हैं। और यहाँ पर ड्रैकन और माइकी आ जाते हैं और वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और ताकेमिची यहाँ पर ये सोचता है शायद काकुचान ने उसको सोच में डालने के लिए वो बात कही होगी। ड्रैकन यहाँ पर बताता है कि कल टोक्यो के अंदर तेंजिकु नाम की गैंग ने, जो कि योकोहामा की गैंग है, उन्होंने हमारे टोमन के मेंबर्स पर अटैक करा और सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पर अटैक करा। तो फर्स्ट डिवीजन आगे आओ। और यहाँ पर चीफयू और ताकेमिची आगे आते हैं। चीफयू बताता है जिन्होंने हम पर हमला किया वो खुद को टीम मोचिजिकी बता रहे थे। स्माइली बताता है ये टीम कांजी मोचिजिकी चलाता है, जुगिम का एक्स लीडर। तो यहाँ पर जो टोमन के बंदे होते हैं वो बंदे थोड़े से उनके हैरान हो जाते हैं। जुगिम का एक्स लीडर यानी मोची, वो तो X62 जनरेशन में से एक है। और यहाँ पर मित्सुया बताता है कि सिर्फ मोची नहीं है, हायतानी ब्रदर्स भी उस तेंजी की टीम का हिस्सा है। तो यहाँ पर टोमन के बंदे सारे बात करते हैं कि भाई साहब ये सारे तो S62 जनरेशन के हैं। और जो यहाँ पर ड्रैकन है वो माइकी को बताता है जो बाकी लोग पिटे थे वो भी यही बता रहे थे। और शीनो मादारा में जिन्होंने उसे मारा वो भी S62 जनरेशन में से है। तो माइकी ये चीज़ सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। टोमन के बाकी बंदे भी बताते हैं कि शीनो मादारा में वो भी S62 जनरेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि जो पूरी तेंजिकु गैंग है वो पूरी की पूरी S62 जनरेशन के बंदों से भरी पड़ी है, जो कि आम गैंग में नहीं जाते। और भाई यहाँ पर माइकी बिंग माइकी वो यहाँ पर भाई फाइट का अनाउंस कर देता है और कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गैंग वालों को मारने की, अब हम भी उन्हें मारेंगे। एंड भाई ड्रैकन बीइंग ड्रैकन, तो भाई ड्रैकन भी बड़ा एक्साइटेड होता है तेंजिकु से लड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग फाइनली कंफर्म कर लेते हैं कि वो तेंजिकु से लड़ेंगे और उन्हें कुचल देंगे। तो यहाँ पर ताकेमिची को लगता है कि ये फिर से किसाकी के प्लान का हिस्सा है और वो लोग आपस में लड़ने वाले हैं। तो चीफयू यहाँ पर ताकेमिची से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है, बेहतर यही होगा कि तुम फ्यूचर में जाओ, नारुतो से मिलो और जो जानकारी हो सके वो इकट्ठी करो। और ताकेमिची जो है यहाँ पर वो चला जाता है नारुतो से मिलने, क्योंकि उसको फ्यूचर में जाना होता है। ताकेमिची वहाँ से भागता हुआ नारुतो के घर आता है और वो यही सोचता है कि क्या किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है और यहाँ पर ये सब खत्म कैसे होगा। और भाई ताकेमिची यहाँ पर हिनाता के घर आ जाता है नारुतो से मिलने, बट यहाँ पर हिनाता आ जाती है और भाई वो ताकेमिची से कहती है कि तुम फिर से लड़कर आए हो। तो ताकेमिची कहता है कि मैं तो हारता रहता हूँ। और ताकेमिची यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके पास से फ्यूचर प्रेजेंट में आ जाता है। ताकेमिची प्रेजेंट में आकर नारुतो को सब कुछ बता देता है और नारुतो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सबसे पहले काम करना होगा, तुम्हें पास्ट में जाके किसाकी को मारना होगा। तो ताकेमिची सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और यहाँ पर जो नारुतो होता है वो ताकेमिची को कहता है कि तुम्हें जाकर किसाकी को मारना होगा, तुम्हें मारना पास्ट में कोई बच्चे से लॉलीपॉप छीनने जैसा है, तुम्हें मारना तो बहुत आसान बात है। तो ताकेमिची कहता है आखिर तुम हो किसकी तरफ। तो यहाँ पर नारुतो ताकेमिची को बताता है पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बट प्रेजेंट में पुलिस ने किसी भी तेंजिकु गैंग के बारे में नाम नहीं सुना और 12 साल पहले किसाकी ने जो टोमन पाने की कोशिश करी थी उस चक्कर में किसाकी मारा गया। जो सुन के ताकेमिची कहता है इसका मतलब है कि किसाकी भी फेल हुआ। और तभी ताकेमिची की नज़र इजाना की फोटो पर जाती है और वो बताता है कि ये कुरोकावा इजाना असल में तेंजिकु का लीडर है। तो यहाँ पर जो नारुतो था वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इजाना तो अभी टोमन के टॉप मेंबर्स में से एक है और वो ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर हुआ करता था। तो ये सुन के ताकेमिची थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं कंफर्म हूँ कि यही तेंजिकु का लीडर है। यहाँ पर दोनों ही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, अगर इजाना तेंजिकु का लीडर है तो फिर वो टोमन के टॉप मेंबर्स में से एक कैसे आया। तो यहाँ पर नारुतो कहता है कि मैं इंटरनेट पर इजाना के बारे में और तेंजिकु के बारे में सर्च करता हूँ। और ताकेमिची कहता है तब तक मुझे खुद से कुछ पता करना है। और ये दोनों अलग अलग रास्ते पर आ जाते हैं। ताकेमिची यहाँ से जाता हुआ यही सोचता है कि अगर इजाना ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर है तो ज़रूर इनुपी और कोको भी यहीं कहीं आसपास होंगे, शायद मुझे उनके बारे में भी पता करना चाहिए। और वो यहाँ से एक चर्च में आ जाता है और वो यही सोचता है कि जब मैं पास्ट में गया था तब ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर कोई और था और मैंने उसे मरने से बचाने के लिए फ्यूचर चेंज करा, बट तब भी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ। और उसके
उसके बाद मैं कुछ भी करता रहूँ मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। मैंने किसाकी को भी टोमन से निकलवा दिया बट फिर भी मेरा प्लान हमेशा फेल रहा और मैं फ्यूचर बदलने में नाकाम रहा। और वो यहाँ पर चर्च में चिल्लाता है भाई कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, ये सब कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पर ताकेमिची के पास एक बंदा बैठा होता और वो कहता है कि धीरे बोलो और दुआ करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ताकेमिची देखता आखिर ये बंदा है कौन, और वो बंदा कहता है कि मुझे उम्मीद है हाक्काई अभी भी स्वर्ग में कमजोर होगा। तो यहाँ पर ताकेमिची देखकर हैरान हो जाता है कि भाई वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सीजन 2 का 10th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन्स का ताइजू शिबा होता है। और ताकेमिची उसे देखकर बड़ा खुश होता है और उसे लगता है कि चलो कोई तो मिला जिसे पास्ट के बारे में पता होगा। और यहाँ पर ताकेमिची ताइजू से पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ पास्ट के बारे में बात कर सकता हूँ। तो ताइजू कहता है कि वो सब मर चुके हैं और ताइजू यहाँ पर ताकेमिची को बताने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हमें चर्च के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ताकेमिची ताइजू को नाओटो से इंट्रोड्यूस कराता है। ताइजू यहाँ पर नाओटो और ताकेमिची को अपने होटल पर लेकर आता है और यहाँ पर ताकेमिची ये जान के हैरान हो जाता है कि ताइजू इतने बड़े होटल का ओनर है। और यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो ताइजू कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ काम करने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है बट मैं हाक्काई की वजह से कर रहा हूँ और मुझे टोमन से नफरत है, तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पर ताकेमिची ताइजू से पूछता है क्या जो इजाना कुरोकावा है वो तेंजिकू का लीडर था बट वो ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर कैसे बना। तो यहाँ पर ताइजू कहता है शायद तुम्हें किसी ने गलत समझा दिया है, क्या तुम्हें पता है ब्लैक ड्रैगन्स किसने बनाई थी। और वो यहाँ पर सानो शिनिचिरो के बारे में बताता है। ताइजू बताता है सानो शिनिचिरो जो सानो मांजिरो माइकी का बड़ा भाई है, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि उसने ही ब्लैक ड्रैगन बनाई थी। तो यहाँ पर ताकेमिची जान के हैरान हो जाता है कि माइकी का बड़ा भाई ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर। तो यहाँ पर ताइजू बताता है कि वो फर्स्ट जनरेशन का लीडर था और फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन्स की काफी लेजेंडरी थी जो कि 2 और 3 जनरेशन तक चली और उसके बाद 8 जनरेशन का लीडर इजाना कुरोकावा बना। ताकेमिची कहता है कि हमने ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन को हराया था, इसका मतलब कि इजाना तुम्हारे बाद तुमसे पहले का लीडर था, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि इजाना तुमसे बड़ा है। तो ताइजू कहता है हाँ वो मुझसे 2 साल बड़ा है और वो S62 जनरेशन में। तो ताकेमिची समझ जाता है अच्छा तो इसका ये कनेक्शन है। और ताइजू यहाँ पर बताता है कि इजाना के 3 साल बाद ब्लैक ड्रैगन छोड़ने के बाद उसने योकोहामा की तेंजिकू गैंग बनाई और उसने टोमन से लड़ाई करी, वो था कांटो इंसिडेंट्स। तो यहाँ पर ताकेमिची याद करता है पास्ट में कि किसाकी ने बताया था कि चलो कांटो इंसिडेंट की शुरुआत हो जाए। ताकेमिची पूछता है फिर वो लड़ाई कौन जीता। तो यहाँ पर ताइजू बताता है कि तुम भले से ये बात नहीं मानना चाहोगे क्योंकि तुम टोमन में थे बट वो लड़ाई ड्रॉ हो गई थी और उसकी डील ये थी कि टोमन और तेंजिकू आपस में मिल जाएंगे। और उसमें टॉप पर था सानो मांजिरो जो कि कमांडर था और दूसरा जो मिडिल में था वो था टेट्टा किजाकी और थर्ड पर था इजाना कुरोकावा। तो यहाँ पर ताकेमिची ये सुन के हैरान हो जाता है कि यार ये इजाना फिर से टोमन के अंदर आ गया, उसे तो बड़ी मुश्किल से हटाया था, ये फिर से घूम फिर के भाई टोमन में क्यों आ जाता है। ताइजू बताता है कि उस लड़ाई के बाद टोमन और तेंजिकू आपस में जुड़ गए और इतिहास की सबसे बड़ी गैंग बनी। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है 1 सेकंड पर किसाकी तो मर गया ना। तो ताइजू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो वो नाओटो से पूछता है और नाओटो कहता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें पता चला है कि किसाकी अब भी जिंदा है। नाओटो बताता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन अधूरी थी और रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करी गई और इजाना बहुत चालाक था, उसने माइकी के मरने के बाद से इजाना को देश के बाहर भेज दिया क्योंकि वो काफ़ी क्राइम्स में सस्पेक्ट था। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है कि भाई आखिर ये कुरोकावा इजाना है कौन। और जो यहाँ पर ताइजू होता है वो बताता है कि माइकी के मरने के पहले माइकी इजाना पर ड्रैगन से ज़्यादा भरोसा करता था। तो भाई ताकेमिची ये सोचता है कि आखिर ये बंदा टोमन का लीडर क्यों बन गया। भाई यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन्स के पुराने मेंबर्स आ जाते हैं इनुपी और कोकोनोई जो कि अब टोमन के करंट टोमन के हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग आते हैं ताइजू के पास और वो लोग कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम पुलिस को हमारे बारे में बता रहे हो और मैंने कुछ 2 लड़कों का पीछा करा और मुझे मेरे पुराने 2 बॉस मिल गए और यहाँ पर मैं अब तुम दोनों को उठाने आया हूँ। तो ताइजू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम शुरू से ही मेरे वफादार थे और अब तुम मेरे साथ ही गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी कर बे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो ताइजू होता है वो तो भाई बड़ी खतरनाक सी स्माइल देता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है इनुपी और कोकोनोई से। एंड भाई यहाँ पर हमें सीन दिखाते हैं कि भाई ताइजू भी अभी बदला नहीं है, ठीक है, वो आज भी लड़ाकू का लड़ाकू है। ताइजू आकर कहता है कि तुम मुझसे लड़ोगे सूअर के बच्चों, बीच रास्ते से हट जाओ, ठीक है भाई इसके डायलॉग बड़े फनी है यहाँ पे, ठीक है। बाना की मूवमेंट अभी सीरियस है बट डायलॉग बहुत फनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ताइजू ताकेमिची और नाओटो से कहता है कि तुम लोग पीछे के
रास्ते से भागो। और यहाँ पर वो नारुतो से कहता है कि हक्काई की मौत का पता लगाओ, मुझे यकीन है इसके पीछे इज़ाना कुरोकावा है और तुम्हें इसका सच सामने लाना पड़ेगा, ठीक है। और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और जैसे ही वो लोग यहाँ से भागते हैं तो भाई टोमन के बंदे जो हैं नारुतो और ताकेमिची के पीछे पड़ते हैं और ताइजू यहाँ पर उन्हें 2 घूंसे में भाई मार देता है। ताइजू कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा टोमन, और आओ मेरे से लड़ो, मैं काफी वक्त से लड़ा नहीं। और जब ताइजू यहाँ पर अपना सूट उतारता है तो भाई कितना बैड एस लगता है यार, ठीक है। तो यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें नारुतो और ताकेमिची का दिखाते हैं जो यहाँ से भाग रहे होते हैं। ताकेमिची और नारुतो वहाँ से भाग रहे होते हैं और ताकेमिची नारुतो से कहता है कि मुझे कांटो इंसिडेंट के बारे में और पता करना है, जरूर इनुपी और कोकोनोई को उस बारे में पता होगा। और जब वो वहाँ से वापस भागता है ताइजू के पास तो यहाँ पर किसाकी साइड में से ताकेमिची को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली नारुतो खा लेता है। और यहाँ पर इज़ाना आता है और कहता है कि नारुतो को मैं मारने वाला था। तो किसाकी कहता है मैंने उसे गलती से मार दिया। और यहाँ पर इज़ाना आकर बड़े गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरे माइकी को मार दिया। तो यहाँ पर ताकेमिची सोचता है मेरे माइकी को। इज़ाना यहाँ पर काकू-चन को बुलाता है और वो ताकेमिची को मारने के लिए कह देता है और काकू-चन यहाँ पर ताकेमिची को गोली मार देता है। और यहाँ पर नारुतो और ताकेमिची दोनों को गोली लग जाती है और ये तीनों के तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं। और यहाँ पर किसाकी कहता है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। और ताकेमिची यहाँ पर नारुतो से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इस बार भी फेल हो गया। तो यहाँ पर नारुतो ताकेमिची से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं सोच रहा था कि यार ये मेरी बहन को भला कैसे बचा सकता है, आखिर मेरी बहन ने इसमें ऐसा क्या देख लिया, भला तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें बार बार फेल होते हुए देखा और तुम्हें हिम्मत हारते हुए नहीं देखा, तुम्हें हार मानते हुए नहीं देखा, तो मुझे यकीन हुआ कि असली हीरो यही होता है। और यहाँ पर जो नारुतो होता है वो ताकेमिची से रोते हुए कहता है कि मौत बहुत डरावनी होती है ना। और यहाँ पर ताकेमिची और नारुतो कहते हैं कि चलो आखिरी बार हाथ मिलाते हैं और इसे खत्म करते हैं। और किसाकी यहाँ से जाता हुआ ताकेमिची और नारुतो को हाथ मिलाता हुआ देख लेता है और ताकेमिची और नारुतो यहाँ पर हाथ मिलाकर टाइम ट्रैवल फिर से ताकेमिची कर लेता है और हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और यार जुजुत्सु काइसन का वीडियो बहुत ही डिले कर चुका हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ करना। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।